है इस टॉपिक टॉपिक है वो क्या है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो लंबे अरसे के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए। मोर देन 1 ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, और नॉर्मली ये किसमें की जाती हैं, बॉन्ड्स वगैरह में की जाती हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद चलेंगे जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारी शॉर्ट ठीक टर्म है। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लेस देन 1 ईयर की होती हैं, और वो वाली जो है वन वो मोर ईयर। देन 1 ईयर की होती हैं। ठीक ठीक है। सर। अच्छा, अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली होता है जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो हमें गेन या लॉस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और नॉर्मली ये परसेंटेज की सूरत में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, हम प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, इनिशियल कॉस्ट पे डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी परसेंटेज निकल आती है। क्या निकल आती है? परसेंटेज। अच्छा, उसके ठीक बाद सर। हाउ मच परसेंटेज। शुड वी अर्न। ठीक है। देखो हम कितना अर्न करेंगे। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये तो ये उसके अंदर टॉपिक में नहीं है, नहीं होगा, चलो छोड़ो। सर और ये है ना। अच्छा, जी। है भी तो छोड़ दो। ठीक है, हाउ मच शुड वी अर्न, हम कितना अर्न करेंगे, ये कब पता लगेगा हमें? ठीक है, बेसिकली कितना हमें आसान अर्न करना चाहिए, मिनिमम यार ब्रेक इवन तक तो अर्न करना चाहिए ना, जितने हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मुझे बिल्कुल। इट सीम्स टू बी वो इररेलेवेंट। ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होती है? वो मार्केट जहाँ पे बिल्कुल। शेयर्स की लेन देन का काम होता है, उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। और अदर मार्केट्स में लेंडिंग और अदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। टॉपिक नंबर 6 पे मैं चलने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह आपने ये हम काम कर रहे हैं, और इससे जो है काफी सारी हमें हेल्प मिल जाएगी हमारे मामलात के अंदर, नोट्स के अंदर, और चीजों को हम इजीली पढ़ सकेंगे। अच्छा, इसमें ना कोशिश किया करो कि हेडिंग्स को जो है वो हाईलाइट किया करो, और दूसरों को हाईलाइट मत किया करो। ठीक है, पूरी सेटिंग आपके जिम्मे है। ठीक ठीक सर। अच्छा जी, ठीक नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हमारे पास नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि वो इन्वेस्टमेंट्स एंड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर और मोर। जैसे बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट्स में जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एवेल्युएट करते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं ना, क्या वो जी। इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। हम जहां पैसा डालने लगे हैं वहां से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उस टेक्निक को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ये होता है कि हमने जब भी किसी चीज की, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है ना, कि जो हम पैसा डालने लगे हम, हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, तो उसको निकालने का एक मेथड है जिसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जो हमें फ्यूचर में कैश फ्लोज आनी है, हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक सर। निकालते हैं। हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैक। वैक होता है वेटेड एवरेज कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस पे जो फ्यूचर कैश फ्लोज होती हैं उनकी क्या निकालते हैं, 2 डेज वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंट। अच्छा, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मींस के वो इन्वेस्टमेंट्स जो which mean a category of assets or investment which generally exhibit the similar characteristics such as स्टॉक और बॉन्ड, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जिनके फीचर्स शेयर्स और बॉन्ड से मिलते जुलते होते हैं, उनको हम कहते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। कैपिटल और मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जैसे टी बिल्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, इनकी बाइंग होती है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मींस बाइंग इनटू द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्चुअली बाइंग द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। यानी खुद नहीं लेनी, बीच में किसी को इन्वॉल्व करना है, वो आपके लिए परचेजिंग करेगा और आप आगे उसको सेल कर सकेंगे। ठीक हो गया? ठीक सर। ठीक असल सर। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब बहुत सारे शेयर्स को मिला के एक शेयर बना लिया जाए ना, मैं आपको, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 50,000 के शेयर एक कंपनी के खरीदे, 50,000 के बॉन्ड खरीदे, 50,000 ना करो ना, 20,000 के बॉन्ड्स खरीदे, 50-20,000 की वो एक कंपनी के शेयर, फिर दूसरी कंपनी के 20,000 के शेयर, उनको मिला के ना जी सर। आपने आपने ऐड कर लिया, ऐड करके फिर उनको मिक्स करके एक उनका एक शेयर बनाया, उस शेयर को हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, मुख्तलिफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको खरीद के उनसे फिर
उनसे अब मिक्स करके ना, यानी मिक्स करके उनका एक शेयर बनाते हैं, तो उनको हम क्या ठीक कहते है। हैं, उनका म्यूचुअल फंड कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो कंपनी जो के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रही होती है ना, उसको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, इसकी हम डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। अ कंपनी इन्वॉल्व, ठीक है, इन यूज टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, नहीं ये तो वर्किंग कैपिटल आ गया ना, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी, a company involved in the business of mutual fund, help investors and charge commission, और ये कमीशन चार्ज करती है, ठीक हो गया, यानी लोगों की हेल्प करती है और कमीशन चार्ज करती है। वाई वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल क्या होता है यार, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यार वैसे भी वर्किंग, काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम पैसा लेते हैं, नॉर्मली बैंक से लेते हैं, लेके और उससे अपनी क्या खरीदते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, इन्वेंट्री हम किसको कहते हैं, स्टॉक को कहते हैं, ठीक हो गया। ठीक तो सर। आप ठीक कुछ सर। अपने पास कैश रखेंगे, कुछ स्टॉक खरीदेंगे और कुछ उधार देंगे लोगों को, वो उधार देंगे लोगों को पैसा, तो वो मिलके करंट एसेट्स, उसमें से आपने करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। ये ज्यादा लंबी डेफिनेशन कर दी है, इतनी लंबी डेफिनेशन इसकी नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये कोई नहीं जरूरत इतनी लंबी चौड़ी मामलात करने की, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी ग्रॉस एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक हो गया। ठीक अब आप सर। देखें, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स वेयर एज नेट इज द डिफरेंस। यानी आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं जब तमाम करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, तो उसको हम ग्रॉस कहते हैं। और जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होती है, जब आप वर्किंग कैपिटल जो आपने निकाला है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जब आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल करंट एसेट्स पे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाती है। करंट रेशियो क्या होती है, जब करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड करते हैं, तो करंट रेशियो आ जाती है। क्विक रेशियो होती है जब क्विक एसेट्स को क्विक करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड करते हैं, तो क्विक रेशियो निकल आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है करंट एसेट्स होते क्या हैं। तो करंट एसेट्स की मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। ठीक कैश सर। बैंक, सुन लेना, कैश बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ तक होते हैं करंट एसेट। कैश, बैंक, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, क्या, इन्वेंट्री, ये हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स। अब आ गई करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में होता है क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल और बस यही होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। नेक्स्ट, ठीक सर। देखो अब बात ये है कि एसेट टेस्ट रेशो क्या होती है, जब करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करते हैं ना, जब करंट एसेट को क्विक एसेट्स निकल आते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं प्रीपेड को और एंड स्टॉक को, ठीक हो गया, तो वो हमारी क्या निकल आती है, एसेट। क्विक एसेट्स निकल आते हैं। क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड करना, तो एसेट टेस्ट रेशियो निकल आती है। कैश साइकिल क्या होता है, कैश साइकिल होता है कि जब आप इट द टाइम इट्स टेक कंपनी टू टर्न रॉ मटेरियल इनटू कैश। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को बेचा और दोबारा उसको बेच के जो कैश अपने पास अरेंज किया, उसको हम क्या कहेंगे, कैश, उसको कैश साइकिल। यानी आपके पास कैश था, कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से चीजें बनाई, बेची, और दोबारा से जब कैश में वो कन्वर्ट होगा, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैश साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि आपने इस तरह अपना ऑर्डर प्रोसेस करना है कि आपके पास आपकी जो कॉस्ट है ना, वो मिनिमम आए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन द प्रोसेस ऑफ ऑर्डर करना, स्टोर करना, यूज करना, सेल करना, और मकसद क्या है कि आपने चीजों को कंट्रोल करना है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज जो होती है ना, वो हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हमारे पास जो मेजर होती हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स आप ऊपर भी कर गए हो, कोई जरूरत नहीं है। बस ये तीन हमारे पास ठीक मेजर इन्वेंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट ठीक सर। नेक्स्ट लेसन वो हमें बता रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है। और स्टोर एंड स्पेयर्स इज द स्टोर, लाइक जो आपके पास स्टेशनरी पड़ी हुई है, स्पेयर पड़े हुए हैं चीजें, ठीक है, जो आप यूज नहीं कर रहे उनको। टाइप ऑफ ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, स्टॉक्स ये हम कहते हैं शेयर, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ना, वो हमारे पास ये वाला होता है असन। ये कॉमन स्टॉक ठीक और सर। प्रेफर्ड स्टॉक नहीं होते। स्टॉक इन ठीक। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज आप एक कंपनी, आपकी कंपनी, आप चेयर्स बनाते हैं और वुड की बनाते हैं, तो वुड आपका रॉ मटेरियल है। आधी वुड बनी ठीक हुई है सर। और आधी नहीं बनी हुई। सेमी फिनिश गुड्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी वर्क इन प्रोसेस। और जो फिनिश बनी हुई चेयर होती है ना, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी फिनिश गुड्स होती हैं, वो हमारी फिनिश गुड्स होती हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऐसा होती है कि चीज को खरीदना, उसको खरीदने पे जो खर्चा आएगा वो, और उसको अपने पास रखने का खर्चे को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या थी? आप एक ठीक चीज सर। को खरीद के लाएंगे तो उसको गोदाम में रखोगे या नहीं रखोगे? रखेंगे रखोगे सर, ना। बिल्कुल। गोदाम की कॉस्ट, उसकी गोदाम की इंश्योरेंस, गोदाम के टैक्सेस, गोदाम का रेंट, गोदाम की जितने भी मामला, और एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट मिलके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बनाती है, कैरिंग और ऑर्डरिंग। कैरिंग जो होता है वो ठीक मैंने सर। आपको, ऑर्डरिंग होता है ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक जितनी कॉस्ट होती है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे ठीक। पास रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट, यानी जो हमने चीजें उधार पे दी हैं, जो हमने चीजें उधार ठीक पे दी सर। हैं यार, उनको वापस भी लेना है। क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड करती है कंपनी पे, कंपनी लीनियट है या नहीं है। बाज कंपनी होती हैं उधार पे दे देती हैं, वेट करती हैं और पेमेंट लेती हैं, और बाज कंपनियां कैश पे देती हैं और कैश पे लेती हैं। डिस्काउंट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर कंपनी ये कहती है कि अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। टाइम से पहले पेमेंट करते हैं। बैड ठीक डेट्स है। क्या होते हैं? वो लोग जो कहते हैं हमने पैसे नहीं देने, वो हमारे क्या हो जाते हैं? बैड डेट्स हो जाते हैं। एक बंदा जिसको हमने ठीक कहा सर। पैसे यार दो ना, मेहरबानी करो, उसने कहा मैंने नहीं देने, तो नहीं देने, तो फिर वो हमारा क्या हो गया? बैड डेट, कर्जा बैड हो गया। उसने कहा मैंने नहीं देने, तो नहीं देने, तो ठीक है, दफा हो गया, ठीक हो गया। जो हमें कहता है ना, ठीक मैं सर। तो कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ये होती है कि आप पैसे लेने जाते हो, मोटरसाइकिल का खर्चा, उसके पास जाने का खर्चा, ये सारे क्या है? हमारे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक है। अच्छा, फैक्टरिंग, रिसीवेबल फैक्टरिंग कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। मैचिंग प्रिंसिपल, रिसीवेबल एंड पेबल। मैचिंग प्रिंसिपल ये होता है कि जिस, जो हमारे रिसीवेबल्स है ना, प्रोसेस ऑफ मैचिंग द जी। अमाउंट ऑफ अनपेड बिल, ठीक है, इन जनरल। हा 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 आपने जो मैच करना है रिसीवेबल्स को और पेएबल्स को, वो जो पेएबल्स हैं वो उस साल के, यानी देखो ना, पेएबल्स कब क्रिएट होते हैं असल, जब हम परचेजेस करते हैं, और रिसीवेबल्स जी। कब होते हैं? जब हम सेल्स करते हैं। तो आपने जो सेल्स हैं और जो पेएबल्स हैं उनको आपस में मैच करना है कि ये सेल्स और ये परचेजेस उनके अगेंस्ट हैं। ये देखो ना, अनपेड कस्टमर्स को हम पेएबल कहते हैं, बिलिंग। ठीक ठीक है, है। तो इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसको हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। कैश मैनेजमेंट ठीक ये सर। है कि कैश हमने लेना कैसे है भाई? हमारा टाइम, हमारा गुजारा नहीं होता, आपने हमें टाइम पे पेमेंट करनी है, हमारा गुजारा नहीं होता। कैश बजट्स होते हैं कि एस्टिमेशन करना कि मुझे इतना कैश चाहिए। कैश इनफ्लो होता है जब आप सेल करते हैं तो आपके पास कितना कैश आएगा। सरप्लस होता है प्रॉफिट, डेफिसिट लॉस को बोलते हैं। सरप्लस प्रॉफिट को बोलते हैं, और जो डेफिसिट बोलते हैं वो लॉस को बोलते हैं। सपोज हमारे पास कैश कम ठीक आ रहा सर। है, कैश कम आ रहा है और जा ज्यादा रहा है तो हम डेफिसिट में है। कैश हमारे पास आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है तो हम सरप्लस में। फाइनेंसिंग और लेंडिंग होता है कि चीज का लोन, चीजों को क्या कर लेना? फाइनेंस करवा लेना, लोन ले लेना और उससे मैनेज कर लेना। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक हमें ये सर। बता, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि जनाब हमारे पास कितना कैश है और कितना नहीं है। ठीक हो गया। और कितना कैश आ रहा है, कितना ठीक। जा रहा है, इसकी तीन तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक। फाइनेंसिंग एंड एक और भी थी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन, ठीक ऑपरेटिंग सर। कैश फ्लो।
कैश फ्लो 3 तरह की होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश रेशियो, जब कैश को करंट लायबिलिटी पे डिवाइड करेंगे तो वो निकल आएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस ये होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि एंटिटी इज, कि फाइनेंशियल एनालिसिस हमें बताता है कि एंटिटी स्टेबल है, होश में है, सॉल्वेंट है, लिक्विड है, प्रॉफिटेबल है, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने किसी बैंक ने किसी को लोन देना है तो उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि यार कंपनी ठीक है। किसी बंदे ने उसके शेयर लेने होते हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है कि ठीक है कंपनी। और इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नॉर्मली जो चलता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रेंड, और उसके अलावा आपका जो चलता है ना, ये इतने लंबे एनालिसिस नहीं चलते। नॉर्मली ये 3 एनालिसिस चलते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड, ये 3 एनालिसिस चलते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। मैं असन कहता हूँ कि आप एक बिजनेस करते हो और आज आपने 3,000 रुपया कमाया। ठीक। मैं कहता हूँ कि आज आपने 5% कमाया, परसेंट। ठीक है जब कोई जी चीज सर। परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है तो वो रिलेटिव हो जाती है। और परसेंटेज कब निकलती है? रिलेटिव रिलेशन से निकला है। जब हम एक ठीक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो जो एनालिसिस बनता है वो रिलेटिव होता है। और जब हम उसको ठीक अकेले हो देख गया रहे सर। होते हैं, रिलेटिव एनालिसिस ऑपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट। while absolute value examine the intrinsic value of asset without comparing it to the other। यानी जब आप किसी चीज की सिंगल वैल्यू लेते हैं, सिंगल वैल्यू, इंट्रिंसिक की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू ऑफ एसेट और कंपनी विदाउट कंपेयरिंग टू अदर, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंगल वैल्यू, आपने 3,000 ठीक। कमाया आज, कंपनी में से 3,000 कमाया, तो 3,000 एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसको किसी के साथ रिलेट करके लिखेंगे तो फिर वो रिलेटिव बन जाएगी। कंपैरेटिव एनालिसिस ठीक होता है। है जब किसी, जो जब आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस इज अ एनालिसिस इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, यार कंपेयर की जाती हैं। इंडेक्स क्या होता है? ये भी एनालिसिस है। इंडेक्स बैलेंस एनालिसिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टूल टू अलाउ डेवलप द इंडेक्सेस। इंडेक्सेस भी सेम उसी तरह की चीज है। जब आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ठीक। इंडेक्स एनालिसिस कहते हैं। इंडेक्स एनालिसिस और रिलेटिव एनालिसिस ऑलमोस्ट बराबर सेम चीज है। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम, CVP एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। जी। और हमें बताता है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज करेंगे तो हम वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं प्रोडक्शन को, तो हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिस्क एनालिसिस में हम ये इन्वॉल्व ठीक करते सर। हैं कि रिस्क एनालिसिस हमें ये बताता है कि क्या जनाब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल रिस्क क्या है और हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं।